हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोग बीएड सेमेस्टर 1 के पेपर 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज कर लिए हैं। अब हम लोग 18-20 सेशन को एनालाइज करने जा रहे हैं और ये भी पेपर 2 का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जैसा कि जानते हैं ग्रुप ए में हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है संविधान की धारा 350 में किसकी व्याख्या की गई है। तो देखिए 350 आर्टिकल 350 में हम लोग का डेवलपमेंट ऑफ मदर टंग के बारे में बताया गया और 351 में जो है डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज के बारे में बताया गया। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है क्योंकि पहले भी किसी ईयर में पूछा गया, तो मे बी इस बार भी आ जाए, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। देखिए ऑप्शन फर्स्ट में ही दिया हुआ डेवलपमेंट ऑफ मदर टंग, तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बी है इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डेवलपमेंट ऑफ हिंदी एक्सप्लेन्ड। हिंदी भाषा के विकास के बारे में कौन सा आर्टिकल में व्याख्या किया गया, तो ये 351 हो जाएगा। सी नंबर है इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज विमेन एजुकेशन एक्सप्लेन। स्त्री शिक्षा के बारे में संविधान की किस धारा में व्याख्या किया गया। तो देखिए आर्टिकल जो 15 है उसमें हम लोग देखे थे कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के बारे में बताया गया था कि किसी के साथ भी जेंडर के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे और रिलीजन, कास्ट के बेसिस पे किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, मतलब कि ये नहीं कि जेंडर के बेसिस पे लड़का लोग को एजुकेशन देंगे, लड़की लोग को नहीं, दोनों को इक्वल एजुकेशन मिलेगा। तो इसीलिए इसी आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया, वीमेन एजुकेशन के बारे में। तो आर्टिकल 15 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी जो है बोल रहा मौलिक अधिकार की व्याख्या संविधान की किस धारा में की गई। तो मौलिक अधिकार की व्याख्या हमारा आर्टिकल 12 से 35 तक बताया गया और ये भाग 3 में आता है। तो देखिए अगर 12 से 35 कहीं पे होगा तो आंसर हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। नहीं है तो यहाँ पे नन ऑफ दिस हो जाएगा। बेसिक एजुकेशन इज रिलेटेड टू। अब जो बेसिक एजुकेशन के बारे में बात हमारा महात्मा गांधी किए थे, तो यहाँ पे महात्मा गांधी से रिलेटेड हो जाएगा। एफ पूछ रहा है व्हेन वाज कोठारी कमीशन इस्टेब्लिश्ड। अब कोठारी कमीशन कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो 1964 में आया था, 1966 में डिजॉल्व हो गया था। तो यहाँ पे 1964-66 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, लेकिन अगर ऐसे में हम लोग को आंसर देना है तो थर्ड ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक 64 है, यहाँ पे 66 होना चाहिए, 1964 to 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द चेयरमैन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। हु वाज द चेयरमैन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। अब माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो हमारा वो मुदालियर थे, तो आंसर 4 हो जाएगा हमारा। क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट इन द स्कूल। अब क्वालिटी एजुकेशन स्कूल में क्यों प्रदान किया जाता है, कक्षा के अध्ययन को जीवंत बनाने के लिए, सुंदर विद्यालय भवन का निर्माण करने के लिए, सुंदर पुस्तकालय का निर्माण करने के लिए, सांस्कृतिक गतिविधि द्वारा। तो ऑब्वियसली फर्स्ट वाला ज़्यादा, मतलब फर्स्ट वाला ही अप्रोप्रिएट है। ये सुंदर विद्यालय बनाने के लिए तो शिक्षा क्वालिटी एजुकेशन नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेलर कमीशन इज रिलेटेड टू। अब डेलर कमीशन किससे रिलेटेड है, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी, ऑल ऑफ दिस। तो ये चारों है और एक था लर्निंग टू लिव टुगेदर, तो वो भी अगर यहाँ पे रहता तो वो भी हो जाता। मैकटब्स आर रिलेटेड टू। मैकटब जो है एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एलिमेंट्री एजुकेशन। आई थिंक खत्म हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब ग्रुप बी में जो है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ। एक्सप्लेन आर्टिकल 46 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल 46 में डीपीएसपी के बारे, मतलब डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 46 है। डीपीएसपी का एक्सप्लेनेशन हमारा 36 से 51 तक है। तो अगर डीपीएसपी के बारे पढ़ना है तो सारा आर्टिकल देख लेना होगा, अगर एग्जाम्पल सहित देख लीजिएगा ताकि आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। देखिए 21-23 वाला में भी था एजुकेशन और सोसाइटी के बारे में, और इसमें 18-20 वाला में भी है, तो मे बी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। अब फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे पूछ रहा है, तो आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब कुछ क्या, आप एटलीस्ट इतना तो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये क्यों है और इसका मेन पर्पस क्या है और क्या क्या फंडामेंटल राइट्स है, और दूसरा फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्यों है और इसमें क्या क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर, उसको क्यों लाया गया। तो इतना कर देने से काफ़ी अच्छा आंसर हो जाएगा।
एक्सप्लेन आर्टिकल 351 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए 351 में क्या था, हिंदी लैंग्वेज को बढ़ावा दिया गया, तो हिंदी लैंग्वेज को दिया गया तो बस एक लाइन तो लिखना नहीं है, इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा फिर, और अगर नहीं आता है तो स्किप कर सकते हैं। देखिए और भी क्वेश्चन है, बस 4 ही आंसर करना आपको। थ्रो लाइट ऑन प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन पीरियड इन इंडिया। अब प्री एजुकेशन पीरियड के बारे में पूछ रहा है, तो प्री इंडिपेंडेंस में मतलब एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में क्या क्या था, तो उसमें कुछ कमीशन आया था, क्योंकि देखिए ब्रिटिश लोग जो है उन लोग चाहता था कि भारतीयों को थोड़ा शिक्षा मिले, लेकिन उतना भी नहीं, क्योंकि भारतीयों से उन लोग को फ़ायदा लेना था, तो उसके लिए उन लोग कुछ कमीशन लाया था। सबसे पहले तो आया था हम लोग का चार्टर एक्ट 1813 में। इसमें उन लोग बोला था कि मतलब थोड़ा सा था कि उन लोग बताया था कि थोड़ा मॉडर्न साइंस के बारे में इन लोग को एजुकेशन दिया जाए ताकि इंडियन लोग से फ़ायदा ले सके। फिर बाद में आया था लॉर्ड मैकालेज मिनट 1835 में, फिर सैडलर्स कमीशन और हंटर कमीशन, वुड्स डिस्पैच, ये सब आया था। तो आप इस सब देख लीजिएगा ताकि आप लिख सकते हैं कुछ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशनल इक्वालिटी। अब एजुकेशनल इक्वालिटी से क्या समझते हैं? एजुकेशनल इक्वालिटी से यही समझते हैं कि किसी को भी जेंडर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे एजुकेशन लेने में कोई भेदभाव नहीं करना है, सबको इक्वल एजुकेशन देना। अगर कोई डिसेबल बच्चा भी है और वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसको उसके बेसिस पे जज नहीं किया जाएगा और उसको एडमिशन लेने से रोका नहीं जाएगा। सबका एडमिशन होगा, सबको इक्वल एजुकेशन मिलेगा। तो इसको आप बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं कि कौन सा आर्टिकल में क्या क्या प्रोविज़न है। राइट टू एजुकेशन के बारे में लिख सकते हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था, उसमें प्रोविज़न था कि 6 to 14 ईयर वाले बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है। तो ये सब भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पूछा एजुकेशनल इक्वालिटी से क्या मतलब है। तो इक्वालिटी लाने के लिए ये सब कुछ एक्ट लाया गया था। अगर नहीं लाया जाता तो शायद उन बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलता जो गरीब फैमिली से है। तो ये सब लिख सकते हैं। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ डेलर्स कमीशन। अब डेलर्स कमीशन का क्या इंपॉर्टेंस था? डेलर्स कमीशन भी बेसिकली एजुकेशन से ही रिलेटेड था। उसमें बताया गया था लर्निंग टू डू के बारे, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू लिव टुगेदर, और एक क्या था, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू, एक भूल रहे, पता नहीं क्या था। डिस्कस द कास्ट एंड क्लास एज सोशल डिटरमाइनर्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के सामाजिक निर्धारक के रूप में जाति एवं वर्ग की भूमिका की विवेचना करें। नेक्स्ट है डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। अब वुमेन एम्पावरमेंट में एजुकेशन का क्या रोल है? तो देखिए जब एजुकेशन दिया जाता है वुमेन को तो उन लोग को उनके राइट के बारे में पता चलता है। जब उन लोग को राइट के बारे में पता चल गया तो अगर कहीं भी उनके राइट का उल्लंघन हो रहा है तो वो उनके अगेंस्ट लड़ सकती है। दूसरा चीज़ कि उन लोग खुद पे डिपेंड होती है, और अगर एजुकेशन है और नहीं है तो फिर उन लोग को डिपेंड होना पड़ता है किसी और पे। फिर अगर किसी और पे डिपेंड हो जाती है तो उन लोग को बहुत सारा प्रताड़ना सहना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि हम लोग कुरीतियों को मिटा सकते हैं और इससे विमेन को एम्पावर कर सकते हैं। विमेन को एम्पावर करने का मतलब है कि उसको सोशली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली खुद पे डिपेंडेंट है और वो खुद के राइट्स को समझ रही है। तो ये सब चीज़ आप लिख सकते हैं, और बाकी आप तो पढ़े ही होंगे, एग्जाम्स आ रहे हैं। ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब एजुकेशन के डेवलपमेंट के बारे में लिखना है आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया के एजुकेशन में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। तो कुछ पहले तो हम लोग ये लिख सकते हैं, मतलब आप लोग ये लिख सकते हैं कि पहले कुछ कमीशन आया था एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। फिर नेशनल नॉलेज कमीशन, ये सब आया एजुकेशनल पॉलिसी बनाने के लिए। तो ये सब आप सारा कुछ इंक्लूड कर सकते हैं और ऐसे ही प्रोग्रेस दिखा सकते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अब मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस में कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप का क्या रोल है? तो बहुत बड़ा रोल है। बिना कोलैबोरेशन का मॉडर्नाइजेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए अगर हम ऐसे सोचते हैं कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में कुछ लोग बस वहाँ रह रहा है, जैसे कि लक्षद्वीप के जो कुछ ऐसे ट्राइबल लोग हैं जो किसी से घुलना मिलना ही नहीं चाहते, तो उन लोग का मॉडर्नाइजेशन हो ही नहीं रहा, क्योंकि उन लोग खुद में ही रहना चाहते, किसी से मिलना नहीं चाहते। लेकिन अगर हम लोग पार्टनरशिप करना चाहते हैं, उन लोग से कोलैबोरेट करते हैं, तो उन लोग का भी प्रोग्रेस होगा। फिर धीरे धीरे उन लोग के पास कुछ स्किल रहेगा, कुछ स्किल सीखेगा, फिर वो दूसरे के लिए फ़ायदा हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों साइड से, मतलब दो कंट्री को, दो कम्युनिटी को, इस तरह से दो स्टेट को कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप से फ़ायदा हो जाता है। डिस्क्राइब द मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ नेशनल एजुकेशन ऑन पॉलिसी 1986। अब 1986 के
मेरिट जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था उसका मेरिट्स भी लिखना है, लिमिटेशंस भी लिखना है। एक्सप्लेन इन डिटेल आर्टिकल 20 एंड 29 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको भी एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट है, अच्छा ख़त्म हो गया, नहीं इधर ग्रुप सी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41, 45 एंड 46 पे भी नोट लिखना है। तो इतना सा आपको करना है।